अगर हम आज के इलेक्शन पे जैसे कि बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के अपेयरेंस की बात कर रहे हैं इन इलेक्शंस में, तो मैं या हम सब इस बात पर एग्री करेंगे कि मौजूदा इलेक्शन का की जो बिग पिक्चर थी उसको फार्मर्स प्रोटेस्ट ने बहुत मुतासिर भी किया है और चेंज भी किया है, और कहीं ना कहीं उसमें कलर्स भी आए हैं, जिसने बहुत सारे लोगों को जो नाउम्मीद हो गए थे एक सम पॉइंट, अभी वो उनमें भी जोश आ गया है, वो भी सोच रहे हैं कि नाउ वी हैव टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग इलेक्शन विद द फुल स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ हमें बिलाशुबा फार्मर से मिली है। तो हमारे साथ इकबाल मल्होत्रा साहब हैं जिनकी बहुत गहरी नज़र है इस तमाम सिचुएशन पर और इस तमाम जो भी साल भर में फार्मर्स के हवाले से हुआ है। तो मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट इकबाल मल्होत्रा साहब, आप हमें बताइए कि फार्मर्स द गेम चेंजर्स ऑफ यूपी अपकमिंग इलेक्शन, क्या आपका टेक है इस पर? थैंक यू रजिया जी फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर वेबिनार। देखिए, पिछले साल 26 नवंबर 2020 से मैं ये किसान आंदोलन एक ऑब्जर्वर के नज़रिए से देख रहा हूँ। उस समय मुझे यकीन नहीं था कि इस आंदोलन में इतनी क्षमता थी कि ये भारत सरकार की नींव को हिला देगा। साथ में इस आंदोलन ने एक बड़ी भारी नई सियासी ताकत खड़ी कर दी है। ये सियासी ताकत किसान शक्ति है जिसने कि भारत की राजनीति में एक नया खिलाड़ी खड़ा कर दिया है। इस आंदोलन के पहले सवाए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के और जो विरासत वो छोड़ गए थे, भारतीय राजनीति में किसी भी पार्टी ने किसान के महत्व और उनकी जुटाई क्षमता पूर्ण रूप से समझी नहीं थी। इस किसान आंदोलन के दो बड़े अहम पहलू हैं। एक पहलू यह है कि इस आंदोलन के आयोजकों ने राजनीतिक दलों को दूर रखा था, और दूसरा पहलू यह है कि बाय एंड लार्ज सवाए हरियाणा के कुछ इंसिडेंट्स जो हुए थे, ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। मुझे लगता है कि इस आंदोलन में दो धाराओं का संगम हुआ है। एक प्रमुख विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा है और दूसरी विचारधारा गांधीयन विचारधारा है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या ये आंदोलन गैर राजनीतिक था या इस आंदोलन के बीच एक राजनीतिक सच छुपा हुआ है। जो थोड़ी गहरी खोज करें तो कोई मना नहीं कर सकता कि इस आंदोलन के दो बड़े प्रमुख बुद्धिजीवी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के सदस्य हैं, और संयुक्त किसान मोर्चे की जो सरकार के साथ निगोशिएट करने वाली 5 सदस्य की टीम है, उनके भी ये माने हुए सदस्य हैं। ये दो व्यक्ति महाराष्ट्र के डॉक्टर अशोक धावले हैं और बंगाल के हानन मोला हैं। इन्होंने इस आंदोलन की रचना एक क्लासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से की है। करीब 45 साल पहले 1970 के दशक में जब मैं इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ रहा था, मैंने वामपंथी साहित्य के शब्दकोश से एक पुस्तक और एक लेख पढ़ा था जो मुझे अभी भी याद है। पुस्तक का नाम था पेजेंट वॉर्स ऑफ द 20th सेंचुरी और इसके लेखक थे एरिक वुल्फ। जो लेख था उसका नाम था हेगेमनी एंड पेजेंट्री और उसके लेखक थे जेम्स स्कॉट। अब ये वुल्फ और स्कॉट की मेन बहस ये है, पहली बहस ये है कि वही किसान क्रांति करने निकलते हैं जो गांव में रहते हैं और जो जमीनों के मालिक हैं। इसमें सब अमीर और गरीब किसान मिले हुए होते हैं। हमारे जो किसान आंदोलन है वह एक अलायंस या एकजुटता का नतीजा है किसान और वामपंथी बुद्धिजीवियों के बीच का। मेरी समझ में ये एक जबरदस्त समीकरण है जो कि भारत की राजनीति को पूर्ण रूप से बदल सकता है। अब सीपीएम में कई लोग हैं जो भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात के खिलाफ हैं और जिन्होंने ये नई स्ट्रैटेजी अपनाई है लेफ्ट विचारधारा को भारतीय राजनीति में प्रासंगिक रखने की। दूसरा पॉइंट ये है स्कॉट और वुल्फ का कि 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन सांप्रदायिक एकजुटता को प्रमोट करते हैं और उनका जो वर्ल्ड व्यू होता है वह सत्ता के विरोध में होता है। अब आप इस किसान आंदोलन को देख लीजिए। पश्चिम यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद
जाट और मुसलमानों के बीच दरार पड़ी थी और उसके फलस्वरूप बीजेपी ने 126 में से 91 सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में। अब वह परिस्थिति बदल गई है, जाट और मुसलमान ज्यादातर मिल गए हैं। ये किसान आंदोलन का प्रभाव है और इस आंदोलन का वर्ल्ड व्यू ये बहस करता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं रूरल और अर्बन सेक्टर्स के दरमियान वह इनइक्विटेबल या अन्यायी हैं और इनको बदलना लाजमी होगा। किसान आंदोलन का वर्ल्ड व्यू सत्ता का जो वर्तमान वर्ल्ड व्यू है, जो कि कृषि के लार्ज स्केल कॉर्पोरेटाइजेशन या निगामीकरण के पक्ष में है, ये उसका विरोध करते हैं। तो मेरी बहस यह है कि इस दूसरे पॉइंट पर मार्क्सवादी नेताओं के प्रभाव से ही इस आंदोलन का सफर एक क्लासिकल मार्क्सियन रूट से गुजरा है। अब तीसरा पॉइंट स्कॉट और वुल्फ का यह है कि ऐसे आंदोलनकारी किसानों की क्षमता उनकी आर्थिक और संगठनिक ताकत में है, उनके हुक्मरानों के खिलाफ, जो इनको सामूहिक प्रतिरोध का अवसर देती है। अब इस आंदोलन में देख लीजिए, सब जगह लंगर लगाए गए थे और जत्थे आ रहे थे। इन सब किसानों की रेजोल्यूटनेस या दृढ़ता ने इनको सत्ताधारी ताकतों के ऊपर एक एडवांटेज दिया था। ये जो संगठनिक शक्ति किसानों की पैदा हुई है वह पारंपरिक और सांस्कृतिक आधार पर हुई है और इनको मार्क्सियन लाइंस पर रिस्ट्रक्चर किया गया है। स्कॉट की बहस यह भी है कि जितना ज्यादा एक किसान आंदोलन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, उतना ही ज्यादा वह स्थापित राजनीतिक शक्ति के टेपेस्ट्री में बुन जाता है। अब आप देख लीजिए, किसान आंदोलन का प्रभाव इतना अधिक हो गया था कि मोदी जी ने अचानक 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम घोषणा की कि ये 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज को सरकार विड्रॉ कर रही है। 29 नवंबर को संसद में बिना बहस किए 4 मिनट में ये तीनों कानून रद्द कर दिए गए। जैसे जल्दबाजी में ये कानून अगस्त 2020 में लाए गए थे, उसी तरह उसी जल्दबाजी में ये कानून वापस ले लिए गए। तो सरकार को उन्हीं किसानों के सामने झुकना पड़ा जिनको उसने खालिस्तानी, अर्बन नक्सल, पाकिस्तानी टेररिस्ट इत्यादि बुलाया था। ताज्जुब की बात यह है कि इस हादसे के बाद भी सरकार कुछ नहीं सीखी। सरकार ने किसानों की बाकी मांगों को फिर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए मुआवजा और वह हजारों मुकदमे की वापसी जो कि हरियाणा और यूपी के सरकारों ने किसानों पर डाले थे, उन सब विषयों पर चुप रही थी। कुछ बड़प्पन तो दिखाना चाहिए था कि नहीं। द गवर्नमेंट वॉज अ बैड लूजर। पर ब्रह्मांड को सरकार का ये रवैया पचा नहीं। कुछ दिनों बाद जब इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल निकला और उसमें दिखाया गया कि मोदी जी की पॉपुलर रेटिंग 42% से गिर गई है, 66% से 24% पर आ गई है, तो सरकार को फिर किसानों की बाकी मांगे भी माननी पड़ी 9 दिसंबर को। अब जनता को संबोधित करते हुए 8 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे के चुने हुए 5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले थे। इसमें डॉक्टर धावले और मुल्ला साहब भी बोले थे। मेरी नजरों में ये कामयाब वामपंथी और किसान गठबंधन का साक्षात प्रदर्शन है। सवाल यह है कि ये गठबंधन कामयाब क्यों हुआ? पहला कारण था कि इनकी मांगे सामूहिक फायदे के लिए थी। दूसरा कारण यह था कि दखल अंदाज पूंजीवाद, इंट्रूसिव क्रोनी कैपिटलिज्म ने कृषि के क्षेत्र में सामाजिक संतुलन को भंग करने की कोशिश की थी, उसे रोकना था। तीसरा कारण किसानों में जागृति पैदा हुई बड़ी तेजी से। और चौथा कारण ये पूंजीवाद ताकत, किसानों को डर था कि पूंजीवाद ताकतें जो है उनकी जमीनों को हथिया लेंगे। अब ये हमारे कंक्लूजन्स हैं। इसके बाद क्या होगा? किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, वह केवल स्थगित हुआ है। आप राकेश टिकैत की आज भाषण सुन सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। अब इसका फोकस जो है वो योगी सरकार पर पड़ेगा। यूपी के संदर्भ में अब किसान आंदोलन की 3 अहम मांगे हैं। गन्ना की रकम का बकाया पिछले साल का 4,480 करोड़ है और इस साल का 10,000 करोड़ है। टोटल बन गया 14,480 करोड़। ये भुगतान करना होगा सरकार को।
बिजली के रेट में कटौती होनी चाहिए और लखीमपुर खीरी के हादसे का न्याय मिलना चाहिए किसानों को। तो मैं समझता हूं कि राकेश टिकैत इज द पर्सन टू वॉच आउट फॉर। दिस एजिटेशन हैज रिजल्टेड इन हिज पॉलिटिकल रीबर्थ, उनका पुनर्जन्म हुआ है। और जैसे ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो चला था ये 2011 में, जिसने के अरविंद केजरीवाल को पैदा किया था, किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत को पैदा किया है। और जो किसान आंदोलन है, इट इज अ सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ रिलायंस आंदोलन। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था उसका मेन फाइनेंसियर एक अमेरिकन बिजनेसमैन था, पियर ओमदियार, जिसकी भूमिका को लोग बिल्कुल भूल गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब किसान एक नया मतदाता वर्ग बन गया है इस यूपी के चुनाव में। अब ये देखना पड़ेगा कि कास्ट और रिलीजन को क्या ये मतदाता वर्ग ओवरराइड करेगा, और जो ये ओवरराइड करेगा या कर सकता है, तो जो सिफोलॉजिस्ट्स हैं और जो पोलस्टर्स हैं, क्या वो अपने सैंपल्स और पोल्स को मॉडिफाई और अडेप्ट करेंगे और फार्मर्स को ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई आप किसको वोट देंगे। तो अब जो ये ट्रेडिशनल बेसिस पे ही चलता रहेगा पोलस्टर, तो ये डिसइंफॉर्मेशन फैलती रहेगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें अब समय ही बताएगा कि अगले महीने 1.5 महीने में क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही जामे और बहुत ही मुकम्मल बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि फार्मर्स एजिटेशन ने, फार्मर्स का जो पूरा ये प्रोटेस्ट रहा, इसने बहुत सारे लोगों की थिंकिंग चेंज कर दी अबाउट द इलेक्शन, अबाउट द पॉलिटिक्स, अबाउट द जो भी हमारे किसान थे उनके लिए जो कुछ भी हो रहा था या नहीं हो रहा था। जैसे कि आपने अभी बताया